हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के दौरान असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए आईटीआर फाइल करना सीखेंगे, जिसके लिए फाइनेंशियल ईयर होती है 23-24। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के दौरान आपको आईटीआर 1 कैसे फाइल करते हैं इन डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। न्यू टैक्स रिजिम में आपको आईटीआर कैसे फाइल करना है, ऑल टैक्स रिजिम में आपको आईटीआर कैसे फाइल करना है, इस वीडियो में आप जानोगे। साथ ही दोस्तों, मैं आपको बता दूं आईटीआर 1 फाइल करने के लिए वह पर्सन एलिजिबल होते हैं जो इंडियन रेजिडेंट होते हैं, जिनकी इनकम सैलरी से है लेकिन उनकी इनकम लो 50 लाख रुपीस है। और वह लोग भी आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं जिनकी इंटरेस्ट इनकम है, जिनकी डिविडेंड से इनकम है, जिन्होंने शेयर को सिर्फ और सिर्फ परचेज किया है, कोई भी स्टॉक्स या फिर शेयर्स या फिर एसआईपी या फिर म्यूचुअल फंड्स सेल आउट नहीं किए हैं इंटायर फाइनेंशियल ईयर के दौरान। वह पर्सन भी आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, जिन लोगों की एग्रीकल्चर से इनकम है और उनकी एग्रीकल्चर से जो इनकम है वह 5000 से कम है, तब वो आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपने शेयर मार्केट में ट्रेड किया है, आपने फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे ट्रेडिंग किया है, आपने शेयर खरीदे हैं, बेचे हैं, म्यूचुअल फंड परचेज किए हैं, सेल आउट किए हैं, या फिर आपको किसी अन्य सोर्स से बिजनेस से इनकम है, एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, तब आप आईटीआर 1 फॉर्म फाइल नहीं कर सकते। मैं आपको बताना चाहूँगा, आईटीआर फॉर्म को सिलेक्ट करते समय बहुत ही ध्यान रखना है, आपको करेक्ट आईटीआर फॉर्म को सिलेक्ट करना है। अदरवाइज़ आप फ्यूचर में एक्स्ट्रा पेनल्टीज़ आपको पे करनी पड़ सकती हैं, गलत आईटीआर फॉर्म को सिलेक्ट करने की वजह से। आप मार्केट में ट्रेड करते हो, आपने वहाँ से प्रॉफिट अर्न किया है और आपने उस प्रॉफिट को अपने आईटीआर में शो नहीं किया, उसके ऊपर आपको जो टैक्स पे करना था, आपने वो टैक्स पे नहीं किए हैं। तो ऐसे केस में दोस्तों, गवर्नमेंट आपसे करेगी क्या? एक्स्ट्रा चार्जेस और पेनल्टीज़ लगा करके आपसे टैक्स वसूलेगी, क्योंकि माना जाएगा कि आपने अपनी इनकम को हाइड किया है। तो दोस्तों, आप करते हैं वीडियो की शुरुआत कि किस तरह से हम आईटीआर 1 फॉर्म को फाइल करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आईटीआर 1 फॉर्म को फाइल करने से पहले ज़रूरी हो जाता है कि आपके पास फॉर्म 16 हो या फिर आपके पास आपकी इंटायर 12 मंथ की आपके पास सैलरी स्लिप हो, जिसमें आपके कौन-कौन से डिडक्शंस हैं, कौन-कौन से एग्जम्पशंस हैं, ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। काफ़ी सारे लोग हैं जो विदाउट फॉर्म 16 और विदाउट पे स्लिप या फिर पेमेंट रिसीप्ट अपना आईटीआर फाइल करते हैं। फॉर्म 26 एएस या फिर एआईएस या फिर टीआईएस से डाटा कलेक्ट करके वह डाटा इतना एक्यूरेट नहीं होता है, उस डाटा को अपडेट होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा वेट कर लीजिए, फिर उसके बाद अपना आईटीआर फॉर्म फाइल कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपको यूआरएल में टाइप करना है www.incometax.gov.in। उसके बाद आपको इंटर को प्रेस कर देना है। अब आपको इनकम टैक्स पोर्टल का इंटरफेस इस तरह से नज़र आएगा। अब आपको यहाँ पे राइट साइड में लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पैन नंबर फिल करना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे चेक बॉक्स को चेक करना है और यहाँ पे पासवर्ड फिल करना है। अब कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन होने के बाद इस तरह से आपको इंटरफेस नज़र आएगा। अब आपको यहाँ पर फाइल नाउ पर क्लिक करना है। फाइल नाउ पर क्लिक करने के बाद आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने के लिए पूछा जाएगा। तो आपने यहाँ पे असेसमेंट ईयर 2024-25 को सेलेक्ट करना है, जो कि करंट असेसमेंट ईयर है, जिसके लिए हम आईटीआर फाइल कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिलेक्टिंग मोड ऑफ फाइलिंग, तो यहाँ पे ऑनलाइन को चेक करना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करना है। अब दोस्तों, यदि आप एक इंडिविजुअल हैं तो आपको इंडिविजुअल को चेक करना है, यदि आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैं, एचयूएफ हैं, तब आपको एचयूएफ को चेक करना है, यदि आप अदर्स हैं तब आपको अदर्स को चेक करना है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल को चेक करके मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। उसके बाद दोस्तों, आईटीआर फॉर्म। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अभी यहाँ पे आईटीआर 1, 2 और 4 ये फॉर्म्स अभी आप फाइल कर सकते हो। अदर फॉर्म्स अभी गवर्नमेंट ने फाइल करना अलाउ नहीं किया है। जैसे ही आईटीआर 3, 5, 6, 7 स्टार्ट हो जाएंगे तो वो भी आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। अब दोस्तों, बात आती है आईटीआर फॉर्म को सिलेक्ट करने की। तो मैंने आपको बता दिया है कि आईटीआर फॉर्म को आपने बेहद ही ध्यानपूर्वक सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने से पहले आपको इंश्योर कर लेना है कि आपकी इनकम किस टाइप की है, किन-किन सोर्सेज़ से आपके पास इनकम है, आपके पास एग्रीकल्चर इनकम कितनी है, अदर सोर्सेज़ से आपको कितना इनकम हुआ है, बिज़नेस इनकम कितना है। तमाम इनकम सोर्सेज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी आईटीआर फॉर्म आपको कौन-सा सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों, मेरे केसेस में सिर्फ़ और सिर्फ़ सैलरी इनकम है, इसलिए मैं यहाँ पे आईटीआर 1 को सिलेक्ट करूँगा। अब दोस्तों, यहाँ पे प्रोसीड विथ आईटीआर 1 पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको लेट गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे नीचे बताना चाहूँगा कि आईटीआर फाइल करने से पहले आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो उसकी भी लिस्ट यहाँ पे डिपार्टमेंट ने दी हुई है। यहाँ पे फॉर्म 16, हाउस रेंट रिसीप्ट, इन्वेस्टमेंट प्रीमियम पेमेंट रिसीप्ट जैसे कि एलआईसी, यूलिप,
और जब हम नीचे व्यू मोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तमाम वह डॉक्यूमेंट आ जाएंगे जो आपको एक आईटीआर फॉर्म को फाइल करने से पहले जरूरी हो जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉर्म 16 होगा, जो सैलरीड पर्सन है उनको फॉर्म 16 होता है, जो पेंशनर हैं उनको बैंक इशू करती है फॉर्म 16A, तो ये उनको फॉर्म 16A की जरूरत हो सकती है। उसके बाद दोस्तों फॉर्म 26AS, ये आपको इनकम टैक्स पोर्टल से ही डाउनलोड हो जाता है। इससे भी आपको अपना डाटा मैच करना होता है। उसके बाद दोस्तों बैंक स्टेटमेंट से आपकी कैश ट्रांजैक्शन की डिटेल्स, आपने कितना कैश डिपॉजिट किया, कितना कैश विड्रॉल किया, आपको कितना इंटरेस्ट मिला, उसकी डिटेल्स आपको मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों हाउसिंग लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट्स। तो दोस्तों यदि आप ऑल टैक्स रिजिम में आईटीआर फाइल करते हो तो आपको होम लोन का जो इंटरेस्ट पोर्शन होता है उस पर टैक्स में छूट मिल जाती है। साथ ही दोस्तों प्रिंसिपल अमाउंट पर भी टैक्स में छूट मिल जाती है 80C। उसका दोस्तों रिसीप्ट फॉर डोनेशन मेड, यदि आपने कोई डोनेशन पे किया है तो आपको उसकी रिसिप्ट की जरूरत होगी। उसके बाद दोस्तों रेंटल एग्रीमेंट एंड रेंट रिसिप्ट, यदि आप रेंट पर रहते हैं और आप एचआरए का एग्जेम्पशन लेते हैं तब आपको उसका रेंट की एग्रीमेंट की कॉपी की जरूरत पड़ेगी। साथ ही दोस्तों आपने जिनको रेंट पे किया है उनसे जो रेंट रिसिप्ट आपको मिली है उसकी कॉपी की भी जरूरत हो सकती है। उसके बाद दोस्तों इन्वेस्टमेंट प्रीमियम एंड पेमेंट्स। तो दोस्तों यदि आप एलआईसी का प्रीमियम पे करते हो, यूलिप का प्रीमियम पे करते हो तो उसकी डिटेल्स भी आपको जरूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों ये तो सारे डॉक्यूमेंट्स आईटीआर 1 फॉर्म फाइल करने के लिए चाहिए। इसलिए यहाँ पे शेयर मार्केट में ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक्स का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है और अदर बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स इनकम एंड डिटेल्स की जानकारी यहाँ पे नहीं दी है। अब दोस्तों यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं और लेट गेट स्टार्टिंग पर क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन, तो यहाँ पे टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी है? 3 लाख फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25 से ऑनवर्ड 23-24 तक यह बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख थी। अब यह बढ़कर कितनी हो गई है? 3 लाख। तो यहाँ पे टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को चेक करना है और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे एक पॉपअप मैसेज आएगा, इसमें आपको बताया जा रहा है कि जो प्रीफिल डेटा है वो फुली एक्यूरेट नहीं है। आपको अपने एआईएस फॉर्म, फॉर्म 16, टीआईएस, अदर इन्वेस्टमेंट डिटेल्स, अदर इनकम से आपके पास जो रिकॉर्ड है उनसे आपको मैच कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ओके पर क्लिक करना है। अब दोस्तों नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे टोटल 5 शेड्यूल्स आ गए हैं। इन शेड्यूल्स को हमें वन बाय वन करके फिल करना है। तो सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेड्यूल पर क्लिक करने के बाद सबसे फर्स्ट में आता है वेरीफाई योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इसमें दोस्तों आपका यहाँ पे नाम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, ये तमाम डिटेल्स मिल जाएगी। इसको आप एडिट नहीं कर सकते हो। दोस्तों जब हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल में दोस्तों आप अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस को अपडेट कर सकते हो। उसका दोस्तों यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो दोस्तों यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना है। ड्रॉप डाउन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को सिलेक्ट करना है। यदि आप स्टेट गवर्नमेंट के हैं तो आपको स्टेट गवर्नमेंट को सिलेक्ट करना है। यदि आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है में काम करते हैं तो आपको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को सिलेक्ट करना है। यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स हैं तो आपको सीजी को पेंशनर को सिलेक्ट करना है। यदि आप स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर है तो आपको एसजी को सिलेक्ट करना है। यदि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पेंशनर है तो आपको पीएसयू पेंशनर को सिलेक्ट करना है। और यदि आप जैसे कि प्राइवेट कंपनीज में काम करते हैं तो आपको अदर्स को सिलेक्ट करना है। और और यदि आपको कोई फैमिली पेंशन मिल रही है तब आपको यहाँ पे फैमिली पेंशन नॉट एप्लीकेबल फैमिली पेंशन ईटीसी को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे फाइलिंग सेक्शन, तो दोस्तों ये सेक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक समझना। तो यहाँ पे मैं बता दूँ 139 सबसेक्शन 1, यदि आप बिफोर ड्यू डेट आईटीआर फाइल करते हैं तब आपको यहाँ पे 139 सबसेक्शन 1 को चेक करना है। और यदि आप बिलेटेड रिटर्न आफ्टर ड्यू डेट यानी कि 31 जुलाई 2024 के बाद आप यह वीडियो देख रहे हैं या फिर आप उसके बाद आईटीआर फाइल करते हैं तब आपको यहाँ पे 139 सबसेक्शन 4 चेक करना होगा। उसके बाद दोस्तों 139 सबसेक्शन 5, यदि आप एक बार 139 सबसेक्शन 1 में आईटीआर फाइल कर देते हैं, उसके बाद आपको लगता है कि मेरी इनकम या एग्जम्पशंस या फिर डिडक्शंस में कुछ चेंजमेंट है और आप फिर रिवाइज रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको 139 सबसेक्शन 5 में आईटीआर फाइल करना होगा। और 119 सबसेक्शन 2 ब्रावो आफ्टर कंडोनेशन ऑफ डिले, यदि आप आईटीआर किसी कारणवश फाइल नहीं कर पाते हो और आईटीआर की जो फाइल करने की डेट निकल जाती है तब आप आईटीआर फाइल करते हो तो आपको असेसिंग ऑफिसर से परमिशन लेनी होती है। या फिर आप आईटीआर यू फाइल कर सकते हो उस केस में, यदि आप असेसिंग ऑफिसर से परमिशन ले लेते हो और आपको कंडोनेशन ऑफ डिले का अप्रूवल मिल जाता है तब आप 119 सबसेक्शन 2 ब्रावो में आईटीआर फाइल कर सकते हो। उसका दोस्तों फाइल्ड इन रिस्पांस नोटिस अंडर सेक्शन, यदि इनमें से किसी सेक्शन में आपको नोटिस रिसीव हुआ है तब आप इन ऑप्शन को यहाँ पे टॉगल स्विच को चेंज करके आप यहाँ पे इन ऑप्शंस को ऑप्ट आउट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों
यदि आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर रहे होगे तब आपको यहाँ पे जो पहले से आईटीआर फाइल किया उसकी एक्नॉलेजमेंट नंबर और यहाँ पे डेट्स मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 बीएससी सबसेक्शन 6 ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रेजिमे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे टिल असेसमेंट ईयर 2023-24 तक जो हम आईटीआर फाइल करते थे उसमें डिफॉल्ट टैक्स रिजीम होता था ऑल टैक्स रिजीम में। फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2024-25 से जो बाय डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है वो हो गया न्यू टैक्स रिजीम है। यदि आप चाहते हो कि मैं न्यू टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल नहीं करूं, मुझे पुराने टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल करना है, तब आपको यहाँ पे यस को चेक करना होगा। तो आप स्विच हो जाओगे ऑल टैक्स रिजीम में और उसके लिए आपको फॉर्म 10 आईई फाइल करना होगा। उसका वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कैसे हम उस फॉर्म को अपलोड करते हैं। तो दोस्तों फिलहाल मैं न्यू टैक्स रिजीम में आईटीआर आपको फाइल करके दिखाऊंगा। और दोस्तों उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेटर दिया हुआ है, इसमें आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर सकते हैं कि मुझे न्यू टैक्स रेजिमे में आईटीआर फाइल करने से बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा या फिर ऑल टैक्स रेजिमे में बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो आपको उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जब मैं रिकॉर्ड कर लूंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे बैंक डिटेल्स हैं। बैंक डिटेल्स आपकी यहाँ पे वैलिडेट होनी चाहिए। यदि आपकी बैंक डिटेल्स वैलिडेट नहीं है तो आप अपना आईएफएससी कोड को चेक करें। आप चेक करें कि आपका बैंक अकाउंट का केवाईसी हुआ है या नहीं हुआ है। आपका जो बैंक अकाउंट में नाम है और पैन कार्ड में नाम है वो नाम सेम होना चाहिए। तमाम डिटेल्स यदि आपकी करेक्ट होंगी तो आप रीवैलिडेट करोगे तो आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट हो जाएगा। और दोस्तों यदि आपके पास एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है तब आप यहाँ पे ऐड अनदर पर क्लिक करके बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेड्यूल फिल हो चुका है। तो दोस्तों अब हम चलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम पर। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ग्रॉस टोटल इनकम प्लस सैलरी एग्जम्पशंस को फिल करना होता है। पहले मैं आपको बता दूं, आप कोई भी गलत एग्जम्पशंस क्लिक ना करें, अदरवाइज अब बड़ा मुश्किल हो रहा है। डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। गलत रिफंड क्लेम करना, फेक डिडक्शंस क्लेम करना, गलत एग्जम्पशंस क्लेम करना ये सही नहीं है। यदि आप ऐसा करते हो तो फ्यूचर में आप डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस को फेस कर सकते हो। उसके तहत आपको एक्स्ट्रा पेनल्टीज और इंटरेस्ट पे करना होगा। यदि आप मान के चलिए एज एन एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आप 50,000 का गलत रिफंड लेते हो तो आप जब नोटिस आएगा और आप उसका जब पेमेंट करोगे तो आपको अप्रॉक्स 1 लाख रुपीज डबल अमाउंट पे करना होता है। इतनी पेनल्टीज लगती हैं। तो होता क्या है दोस्तों, जब हमारा फॉर्म 16 जनरेट होता है तो फॉर्म 16 की एक कॉपी हमारे पास होती है, एक कॉपी आपके एम्प्लॉयर के पास होती है। साथ ही जब एम्प्लॉयर आपका टीडीएस सबमिट करता है तो एक कॉपी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास भेज दी जाती है। उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास तमाम डेटा जो आपके फॉर्म 16 में होता है सारा डेटा उनके पास होता है। और जब आप आईटीआर में फाइल करते हो तो उस डेटा को अप डाउन करते हो तो डिपार्टमेंट जब उस आईटीआर को प्रोसेस करता है तो उसमें टैली करता है कि आपका डेटा मिसमैच है और आपको 133 सबसेक्शन 6 में आईटीआर प्रोसेस होने के बाद एक नोटिस दबा देगा। नोटिस दबाने के बाद आपको जो डेटा आपने आईटीआर में दिखाया है उसको आपको प्रूव करना होगा। यदि आप प्रूव करने में असफल हो जाते हो तब आपको एक्स्ट्रा पेनल्टीज और इंटरेस्ट पे करने होते हैं। वह एक्स्ट्रा पेनल्टीज और इंटरेस्ट इतने हैवी हो जाते हैं कि जितना आपका आज रिफंड क्लेम करने से प्रॉफिट नहीं होगा उसका ज़्यादा अमाउंट आपको कुछ समय बाद देना होता है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सैलरी एग्जम्पशन की। तो यहाँ पे आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कॉस्ट ऑफ ट्रैवल और टूर और ट्रांसफर। तो दोस्तों यदि आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, जब आपका ट्रांसफर होता है तो उसमें आपका जो पैसा खर्च होता है आप उसको एग्जम्प्ट इनकम में दिखा सकते हो। लेकिन आपको सही अमाउंट दिखाना है, जितने के आपके पास रिसिप्ट हैं, बिल्स हैं, आपको वही अमाउंट आपको दिखाना है। फ्यूचर में आपसे डिपार्टमेंट इसकी रिसिप्ट भी मांग सकता है। तो मेरे केसेस में कुछ भी नहीं है तो मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस टू कम्यूट बिटवीन द प्लेस ऑफ रेसिडेंस एंड प्लेस ऑफ ड्यूटी। यदि आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ से आप अपने ड्यूटी प्लेस पर आने जाने में जो पैसा खर्च करते हो आप उसको भी यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे केसेस में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे मैं नो कर रहा हूँ। उसका दोस्तों आर एलिजिबल टू एनी अदर एग्जम्पशन फ्रॉम सैलरी इनकम। यदि आपके इसके अलावा कोई एग्जम्पशन है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों सेक्शन 10 सबसेक्शन 6 रेमुनरेशन रिसीव्ड एज एन ऑफिशियल बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड एन एम्बेसी और हाई कमीशन। तो दोस्तों यदि आप किसी एम्बेसी में या फिर हाई कमीशन में काम करते हो वहाँ से आपको जो पैसा मिलता है रेमुनरेशन का, उसमें आप उस पैसे को आप यहाँ पे एग्जाम करा सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेक्शन 10 सब सेक्शन 7 अलाउंसेस और perquisites पेड एंड अलाउड सच आउटसाइड इंडिया बाय द गवर्नमेंट टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर एंटरिंग सर्विस आउटसाइड ऑफ इंडिया। यदि दोस्तों आप आउट ऑफ इंडिया जॉब करते हो और गवर्नमेंट आपको उसके लिए कोई पेमेंट करती है, ये जैसे कि यूएन पर्सनल्स होते हैं या तमाम जो लोग एम्बेसी में काम करते हैं, फॉरेन एम्बेसी में काम करते हैं, उनके लिए होता है तो वो भी यहाँ पे एग्जाम करा सकते हैं। उसका दोस्तों सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी।
जब दोस्तों हम रिटायर होते हैं उस समय हमारे को जो पैसा मिलता है उसको हम बोलते हैं ग्रेच्युटी। तो वो अमाउंट भी आप यहाँ पे एग्जाम्प्ट कर सकते हो इसमें, लेकिन कुछ एक टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसके बारे में इन डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों लीव इंकेजमेंट ऑन रिटायरमेंट। तो दोस्तों जब हम रिटायर होते हैं तो लीव इंकेजमेंट का पैसा मिलता है, उसको भी हम आप यहाँ पे एग्जाम्प्ट करा सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 ए कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन रिसीव्ड। तो दोस्तों जब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर होता है और वो गवर्नमेंट से एक्स्ट्रा पैसा लेता है, एक तरह का ये लोन होता है जिसको हम कमिटेड अमाउंट बोलते हैं। तो यदि आपने ऐसा गवर्नमेंट से लोन लिया हुआ है या फिर कमिटेशन लिया हुआ है, तब आप यहाँ पे इसको चेक करके एग्जाम करा सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे मेरे केसेस में इनमें से कोई एग्जाम्पन्स नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसको भी नो कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट विंडो आ जाती है वेरीफाई योर इनकम सोर्स डिटेल्स। तो दोस्तों आपको यहाँ पे एडिट पर क्लिक करना है। यदि आपका प्रीफिल डेटा आ गया है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट प्रीफिल डेटा फिल हो जाता है जो कि डिपार्टमेंट के पास होता है, तो आपको यहाँ पे प्रीफिल डेटा को अपने 26 एएस और एआईएस से टैली करना है। तो आपको यहाँ पे एडिट पर क्लिक करना है और उसका दोस्तों आपको यहाँ पे जो भी डेटा आपके फॉर्म 16 में सैलरी एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 में दिया हुआ है, आपको यहाँ पे उसको फिल करना है। तो दोस्तों मेरे केस में जो सैलरी इनकम है वो है 7,45,200 की। अब दोस्तों यहाँ पे परक्विसाइट्स वगैरह हैं, तो आप उसका भी अमाउंट आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, अदरवाइज आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आपके कोई एग्जाम अलाउंसेस है तब आप यहाँ पे उनकी डिटेल्स फिल कर सकते हो। तो दोस्तों यदि आप सेक्शन 89 ए की रिलीफ के लिए एलिजिबल हो, तब आप यहाँ पे अमाउंट फिल करके उसका भी एग्जामेशन ले सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सैलरी पर्सन के लिए एप्लीकेबल होता है 50,000 का, वो यहाँ पे अमाउंट उसमें से लेस हो गया है और अब आपको यहाँ पे सेव पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कंफर्म पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारे दो शेड्यूल्स फिल हो चुके हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन और ग्रॉस टोटल इनकम। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट शेड्यूल आ जाता है टोटल डिडक्शंस। तो इसमें हम जो भी हमारे डिडक्शंस हैं उसकी डिटेल्स फिल करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हमारे को डिडक्शंस के बारे में पूछा जा रहा है, जो डिडक्शंस के लिए आप एलिजिबल हो। तो यहाँ पे आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 सीसीडी सबसेक्शन 2 कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंटर गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर। तो दोस्तों ये जो डिडक्शंस है ये सिर्फ और सिर्फ सैलरी पर्सन के लिए होता है, जिसमें नेशनल पेंशन सेविंग स्कीम्स में यदि आपका कोई प्रीमियम जाता है मंथली, आप कुछ इन्वेस्ट करते हो, तब आप यहाँ पे इसको एग्जम्प्ट करा सकते हो। तो मेरे केस में कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर रहा हूँ। अब दोस्तों जो भी डिडक्शंस हमने फिल कर दिए उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई और डिडक्शंस के लिए पूछा जा रहा है, यानी कि जो डिडक्शंस आपने फिल किए हैं आप एक बार उनको क्रॉस चेक कर लें। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो टोटल डिडक्शंस 0। तो मैं ये जो आईटीआर फाइल कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ अंडर न्यू टैक्स रिजीमे में। तो न्यू टैक्स रिजीमे में जो डिडक्शंस हमें ऑल टैक्स रिजीमे में अलाउ होते थे 80C के चैप्टर 6A के, वो तमाम डिडक्शंस जो आप यहाँ पे अभी फिलहाल डिसेबल देख रहे होगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 80C के डिडक्शंस 80 CCD 1 ब्रावो, उसके बाद 80 डबल डी, यहाँ पे 80 CCD 2 अलाउ है, और यहाँ पे 80 ट्रिपल सी 80D ये तमाम डिडक्शंस डिसअलाउ कर दिए जाते हैं एज पर न्यू टैक्स रिजीम में। और दोस्तों यहाँ पे कंफर्म पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आप रिटर्न समरी में देख रहे होगे यहाँ पे टोटल डिडक्शंस 0 आ गए और यहाँ पे ये 3 शेड्यूल्स फिल हो चुके हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ पे टैक्स पेड पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे वेरीफाई योर टैक्स पे डिटेल्स। यदि आपके एम्प्लॉय द्वारा कोई टीडीएस काटा गया है या फिर आपका कोई टीसीएस डिडक्ट हुआ है, कलेक्ट हुआ है, तब उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, तो आपको यहाँ पे कंफर्म पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आप रिटर्न समरी में यहाँ पर देख रहे होगे यहाँ पे हमारे टोटल 4 शेड्यूल्स फिल हो चुके हैं। अब दोस्तों सबसे लास्ट शेड्यूल बचा हुआ है टोटल टैक्स लाइबिलिटी। तो इसके ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स। तो दोस्तों इस शेड्यूल्स में ही आपको पता लगता है कि आपका कितना टैक्स पेबल आ रहा है। तो यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम हमारी 6,95,200 है, डिडक्शंस हमारे 0 हैं और उसके बाद हमारी टोटल इनकम हो जाती है 6,95,200। अब दोस्तों टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम 24,520, यह टैक्स पेबल है। यहाँ पे टैक्स स्लैब रेट काउंट हो रही है 10% की। अब आपको कैलकुलेशन देखना है, तो आप यहाँ पे शो कैलकुलेशन पर क्लिक कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे फॉर योर इनकम अप टू 6 लाख 5% ऑफ टोटल इनकम एक्सीडिंग 3 लाख। जब हमारी इनकम 3 लाख को एक्सीड करती है तो उस पर टैक्स पेबल आता है 5%। तो यहाँ पे हो गया 15,000 5% ऑफ 3 लाख। उसका दोस्तों 6 टू 9 लाख 10% है, तो 6 टू 9 लाख में हमारा जो अमाउंट आता है 95,200। तो दोस्तों 95,200 के ऊपर जो 10% के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो 9,520 आ जाएगा। अब दोस्तों जब इसका टोटल करते हैं तो यहाँ पे हो रहा है 24,520
20। अब रिबेट अंडर सेक्शन 87A, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अंडर सेक्शन 87A रिबेट मिलता है यदि आपकी इनकम 7 लाख से कम है तो आपको 25,000 का रिबेट मिलता है। तो ये जो अमाउंट है 24,520 है, इसलिए यहाँ पे यह रिबेट हमें मिल चुका है, यानी कि हमें कोई टैक्स पे करना नहीं है। और आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल टैक्स एंड सेस 0 आ चुका है। उसके बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे टोटल टैक्स फी एंड इंटरेस्ट यहाँ पे 0 आ गया। अब आपको यहाँ पे कन्फर्म पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे यू आर एलिजिबल फॉर अ रिफंड ऑफ ₹10, तो यहाँ पे 10 रुपीज़ का मुझे रिफंड मिल रहा है। यदि यहाँ पे टैक्स पेबल होता तो वो भी यहीं पे रिफ्लेक्ट हो जाता। प्रोसीड टू प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न्स, आपको यहाँ पे चेक बॉक्स को चेक करना है, स्क्रॉल डाउन करना है और प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करना है। उसका दोस्तों प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न्स, इसमें वह तमाम डेटा आपको मिल जाएगा जो आपने आईटीआर फॉर्म में फिल किया है। आपको एक बार इसको गो थ्रू कर लेना है, आपको इसको एक बार चेक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे होगे आईटीआर 1 वैलिडेशन सक्सेसफुल, नो एरर वर फाउंड, यानी कि इसमें कोई एरर नहीं है, वैलिडेट सक्सेसफुल हो चुका है। अब प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट योर वेरिफिकेशन, तो दोस्तों यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर और वेरीफाई वाया आईटीआरवी। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा फर्स्ट 2 ऑप्शन। ई वेरीफाई नाउ इंस्टेंट वेरीफाई होता है, आप आधार ओटीपी, ईवीसी कोड या फिर डीमेट अकाउंट के माध्यम से आप वेरीफाई कर सकते हो। पहले आपका आईटीआर वेरीफाई होगा, उसके बाद सबमिट होगा। ई वेरीफाई लेटर दोस्तों, इसमें आप विद इन 30 डेज आप आईटीआर को दोबारा वेरीफाई कर सकते हो। यदि आप किसी कारणवश आपकी ओटीपी नहीं आती है, आपको ईवीसी कोड रिसीव नहीं होता है, तो आप उस आईटीआरवी की कॉपी को प्रिंट निकाल कर सिग्नेचर करके सीपीसी बेंगलुरु को भेज दोगे तो विद इन 30 डेज यदि रिसीव हो जाएगा तो वो भी आपका ऑप्शन वैलिड है, वो भी आपका आईटीआर सबमिट माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे टाइम लिमिट है 30 डेज की, विद इन 30 डेज यदि आप सबमिट नहीं करते हो तो आईटीआर इनवैलिड हो जाएगा। और वेरीफाई वाया आईटीआर भी, तो दोस्तों ये जो ऑप्शन है ये उन लोगों के लिए है जिनकी ओटीपी रिसीव नहीं होती है, जिनका कोई ईवीसी कोड नहीं है, वो ऑनलाइन वेरीफाई नहीं कर सकते। तो उनके लिए एकमात्र ऑप्शन बचता है कि आईटीआरबी की कॉपी को प्रिंट आउट निकाल करके सिग्नेचर करके उसको सीपीसी बेंगलुरु को विद इन 30 डेज सीपीसी बेंगलुरु को रिसीव होना चाहिए। यह आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर ऑर्डिनरी पोस्ट से भी कर सकते हो। उसका दोस्तों मैं यहाँ पे ई वेरीफाई लेटर को चेक करूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे वार्निंग या फिर इसको पॉपअप मैसेज बोले, यहाँ पे बताया जा रहा है कि काइंडली ई वेरीफाई द रिटर्न विद इन 30 डेज ऑफ सबमिशन। आपको जब आप सबमिट कर देते हो उसके 30 दिन के अंदर ही आपको इसको ई वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना चाहते हो तो आप यहाँ पे ई वेरीफाई थ्रू आधार ओटीपी, नेट बैंकिंग, डिजिटल सिग्नेचर और वैलिडेट बैंक अकाउंट और फिर वैलिडेट डीमेट अकाउंट से भी वेरीफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब नीचे स्क्रॉल डाउन और यहाँ पे अगेन कंटिन्यू पर क्लिक। उसके बाद दोस्तों सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट करने से पहले दोस्तों यहाँ पे कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न, प्लीज नोट दैट वंस यू सबमिट द रिटर्न यू कैन नो लॉन्गर मॉडिफाई द डिटेल्स। तो दोस्तों सबमिट करने से पहले आपको अगेन एक बार इंश्योर कर लेना है सारा डेटा करेक्ट है, सब कुछ ठीक ठाक है, तब आपको यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करना है। यदि आप एक बार सबमिट कर दोगे तो आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर रहा हूँ। अब दोस्तों सबमिट करने के बाद यू स्टिल नीड टू ई वेरीफाई विद इन 30 डेज टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रिटर्न फाइलिंग, यानी कि आपको विद इन 30 डेज इसको वेरीफाई करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपका आईटीआर फाइल हो चुका है, सबमिट हो चुका है, ओनली वेरिफिकेशन पेंडिंग है। तो वेरिफिकेशन का कैसे करते हैं उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों ये था वीडियो की किस तरह से हम आईटीआर 1 फाइल करते हैं फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25। यदि दोस्तों आप आईटीआर फाइलिंग की हमारी सर्विसेज लेना चाहते हो तो आपको हमारा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां पर हमसे संपर्क करके आप अपनी आईटीआर बहुत ही कम रेट में आप हमसे फाइल करा सकते हो। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।